मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीजी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोगों के अध्ययन का विषय है बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स के फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोविजन की चर्चा की थी, क्योंकि एक ही साथ सब है, प्रोविजन, रिजर्व एंड फंड्स एक साथ है। तो पिछले क्लास में हमारी चर्चा का विषय रहा था प्रोविजन। आज हम चर्चा करेंगे रिजर्व, क्योंकि देखने में सभी एक ही लगते हैं और लाभ से ही इनका सृजन होता है, लेकिन इनका उद्देश्य अलग अलग होता है और नेचर भी इनका अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इनको अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आज की चर्चा का विषय है रिजर्व, संचय। संचय से तात्पर्य ऐसी आय प्राप्तियों व संस्था के अन्य अधिशेष से है, या उसका वह भाग जिसे प्रबंध द्वारा किसी सामान्य या विशेष उद्देश्य हेतु समायोजन किया गया है, एवं जो संपत्तियों पर ह्रास, नवीनीकरण या मूल्य में कमी के लिए या किसी ज्ञात दायित्व के आयोजन के रूप में अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। अब पिछले प्रोविजंस में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस चीज के लिए, जैसे संपत्तियों पर ह्रास के लिए प्रोविजन किया गया, या नवीनीकरण या मूल्य में कमी आती हो चलिए, अर्थात किसी विशेष कार्य के लिए। तो इसलिए प्रोविजन को कहा जाता है कि एक विशिष्ट संचय है। लेकिन अब हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज हम रिजर्व में वह शामिल नहीं होता है। जो रिजर्व का अलग नेचर है, इसकी चर्चा हम कुछ विद्वानों की परिभाषा के द्वारा करते हैं। तो विलियम स्पीकिंग के अनुसार संचय का अभिप्राय ऐसी रकम से है जो लाभ एवं अन्य बचत में से निकालकर अलग रख दी जाती है और जिसका उद्देश्य आर्थिक शिक्षे के दिन किसी ज्ञात दायित्व या संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था करना नहीं है। इनकी परिभाषा के विश्लेषण के पश्चात हम लोग यह पाते हैं, या हम कह सकते हैं कि लेखांकन की दृष्टि से लाभ का वह भाग जो भविष्य की संभाव्य हानियों को ज्ञात व्ययों के लिए अलग से रख दिया जाता है, संचय कहलाता है। अर्थात एक अनुमान लग जाता है कुछ हानियां होंगी या कुछ व्यय होंगे, उनके लिए हम अलग से लाभ के कुछ हिस्से में से रख देते हैं, उसे ही संचय कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्व, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो संचय के निर्माण के निम्न उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने है। अब मान लिया कि हमारे व्यवसाय में लाभ हो रहा है और पूरे लाभ को हम लाभ मान करके अगर अपनी पूंजी में जोड़ दें, पूंजी को बढ़ाते जाएं, और ऐसा भी समय आ सकता है कि कुछ ऐसी हानियां हो जाएं, कुछ ऐसे व्यय हो जाएं जो बार बार होने वाली प्रवृत्ति के न हो,
तो उस समय तो उस लाभ के हिस्से से ही हमें खर्च करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी पूंजी कम हो जाएगी। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि लाभ के कुछ हिस्से को रिजर्व करके, संचय करके रखा जाए, ताकि भविष्य में होने वाली हानियों से हम बच सकें और अपने आर्थिक व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रख सकें। इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है कि व्यवसाय के आधुनिकीकरण कार्यक्रम विस्तार प्लांट के क्रय से। ऐसा भी हो सकता है कि व्यवसाय का हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, उसमें नई मशीनों की आवश्यकता हो, कुछ भी हो सकता है, या कुछ अब आधुनिक ढंग से उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता हो सकती है, या उसका विस्तार किया जा सकता है, तो उसके लिए भी संचय आवश्यक है। तीसरा ऑब्जेक्ट है कि अपर्याप्त लाभ की दशा में लाभ के समानीकरण है। लाभ की जो स्थिति होती है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रति वर्ष वह समान ही रहे, कभी बहुत अधिक लाभ हो सकता है, कभी कम भी लाभ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लाभ का कुछ हिस्सा रिजर्व करके रख देते हैं, ताकि जिस साल कम लाभ होगा उससे उसकी हम पूर्ति कर दें, और जो वैसी स्थिति में समानीकरण का नियम लागू। इसका चौथा ऑब्जेक्ट है कि कंपनी अधिनियम 2013 के वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति हो। तो कंपनी अधिनियम में 2013 में कुछ प्रावधान किए गए हैं वैधानिक, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम इसको रखते हैं। पांचवा इसका ऑब्जेक्ट है कि असामान्य हानि एवं भविष्य के अदृश्य संकटों से व्यवसाय की सुरक्षा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान्य से अधिक हानि हो जाती है, तो वैसी स्थिति में व्यवसाय की सुरक्षा हो जाती है यदि हमारा रिजर्व का सही ढंग से सृजन किया गया। अब हम रिजर्व को बांटेंगे कि कितने प्रकार का रिजर्व होता है, तो क्लासिफिकेशन करेंगे। तो रिजर्व मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है, ओपन रिजर्व और सेक्रेट रिजर्व। इस ओपन रिजर्व में होता है कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व, और जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो तीन प्रकार का है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और रिजर्व फंड। अब इसकी हम विस्तार से बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो है ओपन रिजर्व। ओपन रिजर्व से तात्पर्य ऐसे संचयों से होता है जो वित्तीय शीर्षकों के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैपिटल रिजर्व और दूसरा होता है रेवेन्यू रिजर्व। हम कैपिटल रिजर्व की चर्चा करेंगे। पूंजीगत संचय या कैपिटल रिजर्व से तात्पर्य उन संचयों से है जो लाभांश के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध नहीं होते। इन संचयों का निर्माण पूंजीगत लाभों में से किया जाता है। पूंजीगत संचय के निर्माण हेतु पूंजीगत लाभ उपलब्ध हैं, जिसमें से पूंजीगत संचय का निर्माण किया जा सकता है। इसमें हम निम्न तथ्यों पर ध्यान देंगे कि पहले ए, कंपनी के समामेलन से पूर्व का लाभ, बी, अस्थायी संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त लाभ, सी, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम, डी, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ, ई, अस्थायी संपत्तियों की बिक्री से लाभ, एफ, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ, और जी होता है
असाधारण लाभ। यह तो हो गया कैपिटल रिजर्व। अब हम चर्चा करेंगे रेवेन्यू रिजर्व, आयगत संचय। सामान्य संचय किसी वर्ष के लाभों का वह भाग है जिसे संचय में हस्तांतरित किया गया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित एवं अदृश्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जा सके एवं व्यवसाय का विस्तार किया जा सके। रेवेन्यू रिजर्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। जो संचय किसी विशेष उद्देश्य से नहीं बनाए जाते बल्कि संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने तथा संभाव्य हानियों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें सामान्य संचय कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह बहुत ही प्रचलित संचय है जो कि जनरली सभी व्यावसायिक संस्थाओं में किया जाता है। तो दूसरा है स्पेसिफिक रिजर्व, विशेष संचय। विशेष संचय का आशय उन संचयों से होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं एवं इनका प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिनके लिए इनका निर्माण किया गया है। अर्थात सामान्य संचय में तो पूरे कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन विशेष संचय जो स्पेसिफिक रिजर्व है उसमें हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वह जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए हों हम उसी में उसका प्रयोग करेंगे, उसी के लिए। तो इसलिए इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे लाभ का सामान्यकरण संचय, जैसा कि पीछे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि लाभ को प्रतिवर्ष समान रखने के लिए जिस साल अधिक लाभ हो गया तो जो एवरेज से उसको हम वैसे संचय करके रख लेंगे, और अगर नेक्स्ट ईयर कम लाभ होता है तो उसमें उसको जोड़ करके रखेंगे ताकि समान रहेगा। बी है कि ऋण पत्र शोधन संचय। सी विनियोग उच्चावचन संचय। कभी कभी विनियोग के मूल्यों में अचानक ज्यादा गिरावट हो जाती है या कभी बहुत उछाल हो जाता है, इसलिए उस पर न ध्यान दे करके हम उसको रोकने के लिए कि ताकि हमें अगर उसका मूल्य कम भी हो जाए तो हमें कोई घाटा न हो, उसके लिए संचय किया गया। डी है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। कभी कभी अचानक फैक्ट्री में किसी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है किसी कारणवश, चाहे छटने के कारण चाहे किसी दुर्घटना के कारण, तो वैसी स्थिति के लिए संचय बनाया जाता है। विशेष संचय का स्वभाव आयगत होता है, परंतु इस संचय का उपयोग लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जाता। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इसका स्वभाव तो आयगत होता है, आयगत अर्थात रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इसका उपयोग लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जाएगा। परंतु यदि अंतर नियमों में कोई प्रतिबंध न हो तो वैसी स्थिति में इसका प्रयोग लाभांश वितरण में भी किया जा सकता है। अब हम सेक्रेट रिजर्व की चर्चा करेंगे। बी है इसका है सेक्रेट रिजर्व, गुप्त संचय। गुप्त संचय का आशय ऐसे संचय से है जो वास्तव में विद्यमान रहता है परंतु चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता। जिस व्यवसाय में गुप्त संचय होते हैं उसकी वित्तीय स्थिति चिट्ठे में दिखाई हुई स्थिति से कहीं अच्छी होती है, अर्थात विद्यमान है लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई रहती है कि वह सीधे सीधे न दिखाई पड़े। अब आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है कि हम संचय भी किए हैं और हम किसी को दिखाना भी नहीं चाहते। हम स्वयं जानते हैं कि हाँ
हमने संचय किया है, आकस्मिक आपदा आने पर हम उससे उसकी भरपाई कर लेंगे। तो इसका कार्य इसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रेट रिजर्व क्या है। तो पहला, संस्था की आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाना। दूसरा, किसी आकस्मिक हानि की पूर्ति करना। तीसरा, कार्यशील पूंजी में वृद्धि करना। चौथा, लाभ तथा लाभांश में एकरूपता बनाए रखना। पांचवा, प्रबंधकों एवं संचालकों को छिपाना। और छठा होता है कि व्यापार के प्रतिद्वंदी से संस्था की प्रगति छिपाना। अब हम चर्चा करेंगे कि इंडियन कंपनी एक्ट 2013 और सेक्रेट रिजर्व का क्या है, अर्थात इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्रेट रिजर्व के बारे में क्या प्रावधान किया गया। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऐसी कंपनियां जो विशेष अधिनियम के तहत स्थापित की गई हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी तथा बिजली आपूर्ति कंपनी गुप्त संचय का निर्माण कर सकती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी कंपनियों पर निम्नलिखित कारणों से गुप्त संचय के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि इसका अध्ययन हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इस तरह का प्रावधान किया गया कि कुछ जो विशेष कार्य के लिए बनी हुई कंपनियां हैं, उनको छोड़कर बाकी कंपनियों में सेक्रेट रिजर्व नहीं रखा जा सकता है, अर्थात इनके निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो पहला, अधिनियम के अनुसार कंपनियों के वार्षिक खातों में भिन्न भिन्न रिजर्व और कोषों को प्रत्यक्ष दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात अब आप छिपाइए नहीं किसी चीज को, सारी चीजों को बिल्कुल ही क्लियर रखिए। पहले था, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा करते सेक्रेट रिजर्व में, कि हमें किसी को दिखाना नहीं है जो हमारा प्रतिद्वंदी है या कोई है, लेकिन अब यह प्रावधान कर दिया गया कि नहीं, हमें जो है सबको दिखाना होगा। सिर्फ वही कंपनियां जो विशेष अधिनियम से बनी हैं, विशेष अधिनियम के आधार पर जो बनी हैं, वैसी ही कंपनियां जो है सेक्रेट रिजर्व रख सकती हैं। दूसरा है कि कंपनी के लाभ हानि विवरण और चिट्ठे द्वारा कंपनी की सच्ची एवं स्पष्ट स्थिति दिखाई जानी चाहिए। 2013 का कंपनी एक्ट कहता है कि कंपनी की स्थिति को बढ़ा हुआ या कम नहीं दिखाना चाहिए, जो वास्तविक स्थिति हो वही लाभ हानि विवरण और आर्थिक चिट्ठे में रहना चाहिए। तो यह तो हो गया सेक्रेट रिजर्व। अब सबसे अंत में हम लोग चर्चा करेंगे फंड, कोष व्यापार के लाभों में से बनाया गया एक आयोजन या संचय है, जिसकी रकम व्यापार से बाहर प्रतिभूतियों में विनियोग कर दी जाती है। अब देखिए, कोष ये तो बाकी तो हो गए कि विशेष किसी खास कार्य के लिए या कंपनी की कार्यशील पूंजी को बढ़ाने के लिए या कंपनी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बाकी रिजर्व हुए। लेकिन यह जो फंड जिसको हम कह रहे हैं, ये फंड, ये कोष जो है वह व्यापार के लाभों में से जो है ऐसा आयोजन है जिसकी रकम व्यापार से बाहर के प्रतिभूतियों में विनियोग करना है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आज हमारा व्यवसाय काफी उन्नति कर रहा है, कल को ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हमें व्यवसाय में घाटा होने लगे, तो वैसी स्थिति से बचने के लिए कुछ बाहर भी विनियोग किया जाता है, ताकि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ने पर अगर हमारे व्यवसाय की पूंजी कम पड़ती है तो वैसी स्थिति में हम उससे इसकी पूर्ति कर सकें। तो इसलिए यह है, तो कोष को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला,
रिजर्व फंड, ऐसी कोई भी राशि जो लाभों में से निकाली गई है और उसका विनियोग बाह्य प्रतिभूतियों में किया जाता है, उन्हें संचय कोष कहते हैं। संचय कोष विभाजन योग्य लाभ में से सृजित किया जाता है। यह ध्यान रखना है कि यह जो है सृजित कहां से किया जाएगा, जो विभाजन योग्य लाभ है। तो यह तो हो गया रिजर्व फंड। दूसरा है स्पेसिफिक फंड, विशिष्ट कोष। विशिष्ट कोष वह कोष है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लाभ हानि नियोजन खाते से सृजित किया जाता है और इस कोष की राशि बाहरी प्रतिभूतियों में विनियोजित की जाती है। यह जो है यह ऐसा कोष है जो कि लाभ हानि नियोजन खाता से, इसके पूर्व वाले कोष में लाभ हानि खाते से कराए कि वो जो है हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, उससे करते हैं, लेकिन इसको करते हैं कहां से, तो लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सृजित करते हैं और यह भी बाहरी प्रतिभूतियों में विनियोजित की जाती है। तीसरा हमारा फंड है सिंकिंग फंड। किसी भी दायित्व का एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने पर व्यापार की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि 10 वर्ष के ऋण पत्र निर्गमित किए गए तो 10 वर्ष पूरे होने के पश्चात जब कंपनी को इनका भुगतान करना पड़ेगा तो वैसी स्थिति में उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 10 साल के लिए हमने ऋण पत्र तो जारी किया, उस पर हमें राशि प्राप्त हुई, उस राशि से हमने अपने व्यवसाय को चलाया, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अब जब 10 साल के लिए निश्चित समय के लिए ऋण पत्र लिया गया तो स्वाभाविक है कि 10 साल बाद तो हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो जब एकाएक भुगतान करना पड़ेगा तो वैसी स्थिति में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, स्वाभाविक है। तो अतः बुरे प्रभाव को रोकने के लिए अर्थात या अचानक आए हुए किसी खर्च को रोकने के लिए और कंपनी की आर्थिक स्थिति को एक सामान्य ढंग का रखने के लिए, बनाने के लिए, अर्थात एक सी रहे, तो प्रतिवर्ष कुछ रकम एक संचित कोष में जमा की जाती है। इसे ही संचित कोष या सिंकिंग फंड कहते हैं। इसका सृजन प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि को पीएल अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से हस्तांतरित करके किया जाता है। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया रिजर्व और फंड का। पूर्व में हम लोग प्रोविजन की चर्चा कर चुके हैं, तो अब ये हो गया प्रोविजन, रिजर्व एंड फंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे व्याख्यान को ध्यान से सुना होगा या सुनेंगे, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो या कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट के द्वारा जरूर हमें अवगत कराएं, ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने में सहायता कर सकें। आज का लेक्चर यही हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।